हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर सेट नाम का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है, जिसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा और आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी सब सीक्वेंसेस हैं वो सारे प्रिंट करने हैं इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, बेसिकली इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सब स्ट्रिंग, सब सीक्वेंस और सबसेट में बेसिक अंतर क्या होता है। तो सब स्ट्रिंग उसे कहते हैं जिसमें कंटिन्यूटी होती है। अब जैसे कोई एक स्ट्रिंग मान लीजिए ABCDE, तो इसके कितने सब स्ट्रिंग हो सकते हैं? कंटिन्यूस होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यानी ABCDE पूरा, या फिर सिंगल कैरेक्टर सिंगल लेंथ के सारे स्ट्रिंग यानी ABCDE। सब सीक्वेंस वो होते हैं जो कंटिन्यूस तो होंगे बट बीच में ब्रेक हो सकता है। जैसे अगर स्ट्रिंग, अगर सेम वाला एग्जांपल ले लें, अगर ABCDE, तो कुल कितने सब सीक्वेंसेस हो सकते हैं? जैसे AB और D हो सकता है एक सब सीक्वेंस, या फिर AE भी एक सब सीक्वेंस हो सकता है, या फिर ABC और E भी एक सब सीक्वेंस हो सकता है, ABCD भी एक सब सीक्वेंस हो सकता है। सिंगल लेंथ के जितने भी बन सकते हैं ABCDE, ये सारे भी सब सीक्वेंस हो सकते हैं। और सबसेट वो होता है जिसमें रैंडमली आप जो भी ब्रेक भी हो सकता है, ऑर्डर भी मेंटेन नहीं होता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, यानी AE या फिर DCA या फिर DEA, मतलब किसी भी ऑर्डर में आप चुन लो, वो सबसेट होता है। तीनों को अगर एक साथ ही समझाना हो, और सबसे इजीली समझने का एक और तरीका होता है वेन डायग्राम, जो हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा था। जो अगर एक सर्कल है सब स्ट्रिंग का, अगर ये सर्कल है सब स्ट्रिंग का, तो इसका आउटर कवर होगा, वो होगा सब सीक्वेंस का, और इसका सबसे आउटर जो होगा वो होगा सबसेट का। तो जो सबस्ट्रिंग है वो तो सब सीक्वेंस है ही, और जो सब स्ट्रिंग है वो सबसेट भी है, जो सब सीक्वेंस है वो सबसेट भी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यही बेसिक अंतर है सब स्ट्रिंग का, सब सीक्वेंस का और सबसेट का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यानी पावर सेट नाम के क्वेश्चन में, हमें बताना है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए कितने पॉसिबल सब सीक्वेंसेस हो सकते हैं। उन सभी सब सीक्वेंसेस को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में जो है हमें प्रिंट करना है, बेसिकली शॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना है। फर्स्ट सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस प्रॉब्लम को सबसे पहली बार जब सॉल्व किया था, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसे बिट मैनिपुलेशन से सॉल्व कैसे करेंगे। मेरा जो सबसे पहला सोल्यूशन जो मैंने सबमिट किया था वो रिकर्जन पे बेस्ड था। पर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से सोचो तो बिट मैनिपुलेशन का जो सोल्यूशन है वो रिकर्जन का ही एक बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। तो जैसे रिकर्जन के सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है, और सभी कैरेक्टर पे हम ये चेक लगाते हैं कि क्या हम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को पिक करेंगे या नहीं करेंगे। यानी दो पॉसिबिलिटी कि क्या हम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को पिक करें या ना करें। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे A, B एंड C एक एग्जांपल है। जैसे ABC एक स्ट्रिंग है, तो मेरे पास हर एक कैरेक्टर के लिए दो ऑप्शन है कि क्या मैं इसे पिक करूँ या ना करूँ। सिमिलरली B एंड C के लिए भी। तो उसी के बेस पर मैं एक रिकर्सिव ट्री पूरा बनाता हूँ, और उसी रिकर्सिव ट्री को मैं कोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक इसी तरह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि क्या हम कैरेक्टर को पिक करें या ना करें, उसी के बेस्ड पर हमारा बिट मैनिपुलेशन का जो है सॉल्यूशन डेवलप्ड हो जाता है। तो मेरे पास हर एक कैरेक्टर के लिए कितने पॉसिबिलिटी है? दो, मतलब दो चॉइसेस है कि क्या मैं उसे पिक करूँ या ना करूँ। और कुल मिला के इसकी लेंथ कितनी है? 3। तो कुल मिला के 8 पॉसिबल सब सीक्वेंसेस पॉसिबल है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। तो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास चॉइसेस है कि मैं इसे पिक करूं या ना करूं, तो इसी के बेस्ड पर हम एक पूरा का पूरा जितना इसका सब सीक्वेंसेस पॉसिबल हो सकता है, यानी 8, उसे मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को पिक करना है, मतलब मैं इसे पिक करूँगा, मैं उसे सब्स्टिट्यूट करूँगा 1 से, और मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को पिक नहीं करूँगा, उसको सब्स्टिट्यूट करूँगा 0 से। यही तो होता है, या तो उसे पिक करो
या ना करो, यानी येस या नो, यानी 0 या फिर 1। एग्जैक्टली मैं यही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि बिट मैनिपुलेशन में तो 0 1 ही होता है सारा। तो हम इसे पिक करें या ना करें, इसे 0 1 से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसे पिक नहीं करता हूँ, 0 0 0 किसी को पिक नहीं करता हूँ। तो मेरे पास सब सीक्वेंस क्या बनेगी, एम्प्टी, है ना। अब मैं कहता हूँ कि मैं सी को चुनूँगा, तो 1 यहाँ पर और बी और सी को मैंने नहीं चुना। अब मैं कहता हूँ कि मैं बी को चुनता हूँ, तो ये 1 और बाकी दोनों 0। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि मैं बी और सी को चुनता हूँ, ए नहीं चुनता, यानी 0 1 1। अब मैं ए को चुनूँगा, इन दोनों को नहीं चुनूँगा। फिर मैं ए और सी को चुनूँगा और बी को नहीं चुनूँगा। फिर मैं कहता हूँ कि ए और बी को चुनो, सी को मत चुनो, और फिर ए बी और सी तीनों को चुन लो। तो ये सारे बनेंगे, यानी मैंने यहाँ पे सी को चुना, यहाँ पर बी को, यहाँ पर बी सी को, यहाँ पर ए, ये होगा ए सी, ये होगा ए बी, और ये पूरा का पूरा चुन ले तो ए बी सी। और इसके लेंथ कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो कि यहाँ पर भी आ रहा था, यानी यहाँ पर कुल मिला के 8 पॉसिबल सब सीक्वेंसेस पॉसिबल है। तो यहाँ इसी पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसी में हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक कैरेक्टर पर चांसेस थे कि मैं उसे चुनूँ या ना चुनूँ। मैंने उसी के बेस पे बिट मैनिपुलेशन को कुछ बाइनरीज में कुछ लिखा और मेरे पास सारे सब सीक्वेंसेस आ गए। अब मैं इस पर्टिकुलर सब सीक्वेंसेस की हेल्प से, यानी इन पर्टिकुलर बाइनरीज की हेल्प से मैं सब सीक्वेंसेस कैसे जनरेट करूं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने सेकेंड लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन, जो कि था कॉपी सेट बिट इन अ रेंज, जिसके अंदर हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी कि चेकिंग द सेट बिट, चेकिंग द kth बिट और सेटिंग द kth बिट। वो पर्टिकुलर दो चीज़ें जो हमने उस प्रॉब्लम में देखकर डिस्कस किया था, उसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। क्योंकि आप देखो, आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यानी पहले जितने भी बिट्स हैं, मतलब फर्स्ट बिट, सेकंड बिट और थर्ड बिट, मेरे पास तो चॉइसेस है ना कि मैं इसे पिक करूँ या ना करूँ, यानी हाँ पिक करना है या नहीं करना है। तो मेरे पास दो चॉइसेस बन रही हैं। तो मुझे यहाँ पे चेक करना होगा कि क्या यह कैरेक्टर पिक हुआ, यानी कि यहाँ की क्या यहाँ पर सेट बिट है, यानी चेक करना है मुझे कि क्या मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ पर सेट बिट है या नहीं है। अगर यहाँ पर सेट बिट है तो मैं इसे करेक्ट स्ट्रिंग में पुश करूँगा और एट द एंड सभी जितने जहाँ भी ये पिक हो रहा है, मैं उसे करेक्टर पुश करके एट द एंड में आंसर लिख दूँगा। मैं क्या कह रहा हूँ और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि मेरे पास एक कैरेक्टर है ए बी एंड सी, और इससे रिलेटेड जितने भी सब सीक्वेंसेस पॉसिबल थे उसे हमने यहाँ पे लिखा, तो मैं इसे यहाँ भी लिख देता हूँ जैसे। तो जैसा आपने देखा कि ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है, यानी फर्स्ट बिट जो है, कि मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं यही चांसेस है कि मैं इसे पिक करूँगा या नहीं करूँगा, यानी ये फर्स्ट बिट, ये सेकंड बिट और ये थर्ड बिट। सेकंड लास्ट वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस किया था चेकिंग द kth बिट। तो kth बिट को चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हमारे पास मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे हमारे पास एक n नंबर है और मुझे चेक करना है कि क्या kth बिट सेट है या नहीं। तो मैं क्या करता था, मैं 1 को मल्टीप्लाई करता था 2 to the power k-1 से, यानी 1 को लेफ़्ट शिफ्ट करो k-1 से, और जो भी रिज़ल्ट आए, मतलब 1 इंटू 10 to the power k-1 का जो भी रिज़ल्ट है उसका बिटवाइज एंड कर दो n के साथ। अगर वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है, मतलब वहाँ पर सेट बिट है, और अगर वैल्यू 0 आती है मतलब वहाँ पे सेट बिट नहीं है। एग्जैक्टली मैं यही चीज़ यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो हमने देखा कि हमारा फर्स्ट बिट, कि मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ पर सेट बिट है या नहीं। तो n जो भी है, मतलब हमारे यहाँ पे n, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर जितने भी n वैल्यूज़ है 0 1 2 3 4 5 6 7, उनका बिटवाइज एंड करूँगा इसके बिट्स से कि क्या यहाँ पर सेट बिट है या नहीं। अगर वहाँ पे सेट बिट होता है तो मैं उसे कैरेक्टर में पुश बैक कर दूंगा, और एट द एंड मेरे पास जितने भी सब सीक्वेंसेस
इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए पॉसिबल है वो सारे मेरे पास आ जाएंगे। वो कैसे, अभी चलिए देखते हैं और डिटेल में। जैसे 0n है ना, तो n को बिटवाइज एंड करो इससे, यानी 1 इंटू 2 टू द पावर k-1, यानी थर्ड है ना, तो 1 को मतलब मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ है ना, 1 को लेफ्ट शिफ्ट बोलना फिर k-1 बोलना काफ़ी लेंदी होता है, तो मैं डायरेक्टली 1 को मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग 1 को मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं 2 टू द पावर k-1 से, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू 3-1, यानी kth बिट मुझे इंडेक्स चाहिए होता है, मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। तो 2 इंटू 3-1 यानी 2, यानी 4। तो इसका जो बिट वाइज एंड होगा 0। सिमिलरली इस बिट के लिए 0 का बिट वाइज एंड 2 टू द पावर 1, 2 है ना, तो 2-1 तो ये हो जाएगा 0। सिमिलरली 0 का बिट वाइज एंड 2, यानी 2 टू द पावर 1-1 दैट इज 0, यानी ओवरऑल 0। तो ये था पहले के लिए। सिमिलरली इसके लिए भी थर्ड बिट, तो यानी 1 को बिटवाइज एंड करो 2 टू द पावर 2 से, यानी यहाँ पर 0 आएगा। 1 को बिटवाइज एंड करो 2 टू द पावर 1 से, तो यहाँ पर 0 आएगा। सिमिलरली 1 को बिटवाइज एंड करो 2 टू द पावर 0 से, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर सेट बिट है तो मैं C को स्ट्रिंग में पुश बैक कर दूंगा। अब सिमिलरली इसका भी देख लेते हैं। n को बिटवाइज एंड करो k-1 को लेफ्ट शिफ्ट करो, यानी 2 को 1 को मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर k-1 से, यानी 2 को मल्टीप्लाई करो 3-1, यानी डेट इज़ 2, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0। सिमिलरली यहाँ पे 2 को बिटवाइज एंड करो 2 टू द पावर 1 से, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू 2, यानी नॉन ज़ीरो, यहाँ पे यानी नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे सेट बिट होगा, मतलब हम इसे पिक कर सकते हैं, तो मैं b को पुश बैक कर दूंगा स्ट्रिंग में। सिमिलरली 2 को बिटवाइज एंड करो 2 टू द पावर 0 से, तो जो की वैल्यू आएगी 0। सिमिलरली इस थर्ड के लिए 3 को बिटवाइज एंड करो 2 टू द पावर 2 से, तो वैल्यू आएगी 0। 3 को बिटवाइज एंड करो 2 टू द पावर 1 से, जो कि होएगा 2। फिर 3 को बिटवाइज एंड करो 2 टू द पावर 0 से, जो कि होगा 1। तो 2 प्लस जो कि 3 आ रहा है, यही होना ही था। तो मैं इन दोनों ही कैरेक्टर्स को, यानी b को और c को पुश कर दूंगा स्ट्रिंग में और उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। सिमिलरली इसके लिए भी सबके लिए सारे में ऐसे ही कुछ बनेगा। डायरेक्ट बिटवाइज ये जो कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर ही लिख देता हूँ। तो इसका आंसर यहाँ पे बिटवाइज एंड करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 0 0 होगा। ये 5 है तो यहाँ पे 4 आएगा, 0 आएगा और यहाँ पे 1 होगा। 6 का अगर आप ऐसे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको आएगी 4 और 2, यहाँ पे 0 होएगा। सिमिलरली अगर आप 7 का चेक करोगे सेट बिट है या नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू 4 2 एंड 1 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये कैसे लिख पा रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर तो मालूम है, बस मुझे यही देखना है कि किसको जोड़ करके मुझे ये वैल्यू मिल रही है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो पिलर है, जो मेन पिलर है, वो यही चीज़ है कि चेक करना कि kth बिट पर सेट बिट है या नहीं। अगर वहाँ पे kth बिट पर सेट बिट होती थी तो मैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्ट्रिंग में पुशबैक कर दूंगा और आंसर मैं प्रिंट कर दूंगा। तो ये रहा हमारे पहला सोल्यूशन, जिसमें हमको एक ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स का टाइप के फंक्शन को कंप्लीट करना था, जिसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग मिल रही थी। तो मैंने एक वेक्टर बनाया है जिसमें हमको आंसर रखना है, जो कि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग वेक्टर है, स्ट्रिंग टाइप का। तो सबसे पहले जितनी भी लेंथ है स्ट्रिंग की, उतना मैं एक लूप चलाऊँगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितनी भी लेंथ, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही जितनी भी हमारी स्ट्रिंग जो इनपुट हो रही थी उसकी लेंथ थी 2 टू द पावर लेंथ, है ना। तो जितनी लेंथ है उतना एक लूप चलेगा, ताकि हमारे पास एक n मिल जाए, है ना। बिटवाइज सेट बिट चेक करने के लिए हमें n तो चाहिए, तो ये n यहाँ से आएगा, ठीक है। तो मैंने बाहर एक लूप लगा दूंगा, बाहर मैंने एक लूप लगा दिया i का। फिर मैं टेम्परेरी एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, जो ये
जितने भी सब सीक्वेंसेस है, ए बी सी बी बी सी ए बी, जितने भी है ये सारे स्टेम्प में आएंगे और मैं इस स्टेम्प को ही आंसर में पुशबैक करूँगा। और फिर हमारे पास आ जाता है इंटरनल लूप। तो इंटरनल लूप के लिए जितनी इसकी लेंथ है, यानी स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है, मैं उसके एक अंदर का एक लूप बनाऊंगा और चेक करूंगा, यहाँ पे चेकिंग हो रही है कि क्या वहाँ पर सेट बिट है या नहीं। कैसे, आई को मैं बिटवाइज एंड करूँगा, 1 को मल्टीप्लाई करो 2 टू द पावर j से, जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे इस जगह पर। इस जगह पे हम यही कर रहे थे, 0 0 0, और यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही थी। देख के पता चल रहा है कि 2 लूप लगेगा, तो मैंने सोल्यूशन में भी वही किया। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि क्या यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू है। अगर यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है तो मैं स्ट्रिंग में, टेम्परेरी वेरिएबल में पुशबैक कर दूंगा उस कैरेक्टर को, और पूरा ये वाला पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास टेम्परेरी में एक सब सीक्वेंस होगा। और उस टेम्परेरी वेरिएबल को मैं चेक करूँगा कि क्या वो एम्प्टी नहीं है, क्योंकि मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए। क्वेश्चन का डिमांड है कि आपको नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंसेस को प्रिंट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक चेक लगा दिया कि अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं आंसर में पुश बैक करूँगा, फिर से दूसरे के लिए एंड के लिए चलेगा, और एट द एंड मेरे पास आंसर में सारे सब सीक्वेंसेस आ जाएंगे और मैं उसको अंत में शॉर्ट करके रिटर्न कर दूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहला सोल्यूशन काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे ये एम्प्टी लगाना ज़रूरी है। जब मैंने इस प्रॉब्लम को पहली बार सॉल्व किया था तो मैंने ये चेक नहीं लगाया था। तो गीक्स फॉर गीक्स का एक बहुत ख़ास बात है कि जहाँ भी आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई भी टेस्ट केस अगर रन नहीं करता है तो वो बता देता है कि आपका ये पर्टिकुलर टेस्ट केस रन नहीं कर रहा है। तो मेरा जहाँ पे टेस्ट केस रन नहीं कर रहा था वो था सी, मतलब सिंगल लेंथ का अगर आपका स्ट्रिंग होगा तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, ऑफकोर्स सी ही आना चाहिए। तो गीक्स फॉर गीक्स का कमेंट बोलता था मुझे कि योर कोड इज़ नॉट रनिंग फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। तो और टेस्ट केस क्या था, सी। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट सी था और मेरे कोड का आउटपुट भी सी आ रहा था। पर मुझे तो कन्फ्यूजन, मैं तो समझ में नहीं पा रहा था कि अंतर क्या है, दोनों तो सी ही है। अंतर है, अगर आप देखो तो एक्सपेक्टेड आउटपुट सी था और मेरा आउटपुट था सी और एक इम्पिटी सीक्वेंस, वो इम्पिटी को भी काउंट कर रहा था, इसीलिए वो रॉन्ग आंसर दे रहा था। बट जैसे अगर आप एक ये केस लगा देते हो कि टेम्परेरी जो है वो इम्पिटी नहीं होना चाहिए, तो जैसे ही टेम्परेरी इम्पिटी नहीं होगा तो आंसर में आपका आंसर वेक्टर में आपका टेम्परेरी स्ट्रिंग जो है वो पुश बैक हो जाएगा, और आखिर में अगर आप शॉर्ट कर दोगे तो वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में भी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार सबसे रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कैसे किया। कि हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, जितनी लेंथ थी, मैंने एक लूप लगाया, एन जनरेट हुआ, चेक लगाया कि हर एक बिट पे मैंने चेक लगाया कि क्या वहाँ पे सेट बिट है या नहीं। अगर वहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू होती थी मतलब वहाँ पे सेट बिट है, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के जो कैरेक्टर है उसे टेम्परेरी वेरिएबल में पुश बैक करो, और ऐसे लूप चलाने के बाद आपके वेक्टर में सारे सबसीक्वेंसेस आ जाएंगे और एट द एंड उसे शॉर्ट करके रिटर्न कर दो। तो ये था हमारा पहला सोल्यूशन। जो दूसरा सोल्यूशन है वो रिकर्जन पे बेस्ड है। जैसे मैंने आपको जस्ट स्टार्ट में ही बताया था कि मेरा जो पहला सोल्यूशन था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का वो रिकर्जन पे ही था। तो दूसरा सोल्यूशन डिस्कस करते हैं जो है रिकर्जन पे। रिकर्सिव कोड लिखने के लिए काफ़ी सिंपल सी टेक्निक्स होती है, स्पेशली स्ट्रिंग्स को लेकर के, जो सब सीक्वेंसेस या फिर सब स्ट्रिंग जैसा कुछ क्वेश्चन होता है। तो इनिशियली मैं एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज़ करता हूँ जो कि इम्पटी होता है, और हमको एक स्ट्रिंग दिया रहता है इनपुट में। तो हमको इनिशियली एक स्ट्रिंग बनाता हूँ टेम्परेरी जो खाली होता है, इम्पटी होता है, और इनपुट में एज एन स्ट्रिंग मुझे ऑलरेडी मिला होता है। तो जैसा हमने बिट मैनिपुलेशन वाले सोल्यूशन में भी देखा, यानी पहले वाले सोल्यूशन में भी देखा कि हम लोगों के पास हर एक कैरेक्टर पे चॉइसेस है कि मैं उसे चुनूँ या ना चुनूँ। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं ए को चुनूँ या ना चुनूँ, और हर बार एक कैरेक्टर में मेरे पास चॉइस होता है कि मैं उसे चुनूँ या ना चुनूँ। जैसे ए को मैं पिक करता हूँ तो मेरा एक आंसर हो जाएगा ए, और ए को चुना और इसे मैंने घटा दिया। आप ए को चुनो या ना चुनो, आपको हर बार एक कैरेक्टर की लेंथ को तो घटाना ही घटाना है ना। तो ए को मैंने जैसे पिक किया तो मेरा आंसर बना ए,
और घटने के बाद हो गया ये BC। अगर मैं इसको नहीं चुनता तो ये खाली रहता, पर चुनो या ना चुनो मुझे तो एक घटाना ही है, तो ओवरऑल स्ट्रिंग मेरा हो गया BC। सिमिलरली B के लिए भी, तो B का मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको पिक करूँ या ना करूँ। अगर मैं B को पिक करता हूँ तो मेरा आंसर बनेगा AB, और मेरे स्ट्रिंग में बस एक कैरेक्टर रह जाएगा C। और अगर मैं इसे पिक नहीं करता तो मेरे पास बचेगा A, और मैं इसे पिक करूँ या ना करूँ मुझे घटाना तो है ही, तो हो जाएगा ये C। सिमिलरली इसके लिए भी B पे मेरे पास चॉइस है कि मैं इसे पिक करूँ या ना करूँ। अगर मैं इसे पिक करता हूँ तो मेरा आंसर हो जाता है B, और मेरा एक घटना ही है ही स्ट्रिंग को, तो ये हो जाएगा C। सिमिलरली मैं अगर इसे पिक नहीं करता तो मेरा स्ट्रिंग रहेगा एम्प्टी, और मुझे तो घटाना है ही, तो ये हो जाएगा C। सिमिलरली यहाँ पे C के लिए भी मेरे पास चॉइस है कि मैं इसे पिक करता हूँ या नहीं। अगर मैं इसे पिक करता हूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा ABC, और ये घट के हो जाएगा पूरा एम्प्टी। अगर मैं इसे पिक नहीं करता तो मेरा ओवरऑल आंसर आएगा AB, और ये तो घटना ही है, तो ये हो जाएगा एम्प्टी। सिमिलरली इसके लिए भी, तो यहाँ पे हो जाएगा AC, ये हो जाएगा एम्प्टी, फिर ये रह जाएगा A। अगर मैं इसे पिक नहीं करता तो इसे तो घटना था ही। अगर मैं इसे C को पिक करता तो मेरा ओवरऑल स्ट्रिंग हो जाता BC, और ये हो जाता एम्प्टी। सिमिलरली अगर ये हो जाता है एम्प्टी, और अगर मैं इसे पिक नहीं करता तो मेरा ओवरऑल आंसर B रहता। सिमिलरली यहाँ भी अगर मैं C को पिक करता तो ये हो जाता C, ओवरऑल स्ट्रिंग मेरा एम्प्टी हो जाता। और यहाँ पे मैं अगर मैं पिक इसको नहीं करता तो मेरा ओवरऑल आंसर जो है, जो मुझे आउटपुट करना है वो रहता है एम्प्टी। तो कितने मिला के सब सीक्वेंसेज हुए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये एम्प्टी 8। तो यानी ABC AB AC ABC BC और एक एम्प्टी, तो कुल मिला के ये हो गए 8। इसी पर्टिकुलर ट्री को मैं रिकर्जन में कन्वर्ट कर देता हूँ। आइए चलिए देखते हैं डायरेक्ट कोड पर ही कैसे। तो ये रहा मेरा रिकर्सिव सोल्यूशन। तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग को हमने जो है कंप्लीट करना था, जिसमें हम लोगों को एक स्ट्रिंग मिल रही थी। तो मैंने इनिशियली एक वैल्यू इनिशियलाइज की जिसमें एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसा यहाँ पे देख सकते हो, मैंने हमको एक इनपुट में हमें एक आंसर मिल रहा था, हमें स्ट्रिंग मिल रही थी जो कि यहाँ पर है, और मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना था जो कि वैल्यू यहाँ पर है। आंसर नाम का वेक्टर है जिसे मुझे रिटर्न करना है इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, यानी शॉर्टेड ऑर्डर। तो उसके पहले मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ ऑल str, जिसमें मैं इनपुट जो हमें स्ट्रिंग मिल रही है वो, वैल्यू नाम का स्ट्रिंग जो कि एम्प्टी है वो, और आंसर जिसमें वेक्टर में जितने भी सब सीक्वेंसेस है जो मुझे आंसर में इंसर्ट करना है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस पास किया है, तो जो भी चेंजेज इस फंक्शन में होंगे वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होंगे इस वाले फंक्शन में, जो कि रेफरेंसेस पास किया है। ऑफकोर्स आपको मालूम होगा रेफरेंस कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप रिकर्सिव कोड है, तो सबसे पहले तो बेस केस ही लिखना होता है। तो इस ट्री को देख करके आप बेस केस पता कर सकते हो कि जैसे ही हमारा इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ 0 हो जाती है, तो जो भी यहाँ पे आउटपुट इस आउटपुट स्ट्रिंग में है उसे आप प्रिंट कर दो। तो मैंने बेस केस यहाँ पे वही लिया है। तो जैसे ही मेरा स्ट्रिंग यानी इनपुट स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ 0 हो जाता है, तो वेक्टर के अंदर जो भी है आप उसे आसानी से आंसर वेक्टर में पुश बैक कर दो। यहाँ भी चेक लगाना कि लेंथ 0 नहीं है, क्योंकि हमें नॉन इनपुटी सब सीक्वेंसेस चाहिए। और जैसे मैंने पहले पिछले वाले सोल्यूशन में बताया कि नॉन इनपुटी सीक्वेंसेस हमें आंसर में चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो जैसे ही अगर आंसर की वैल्यू मतलब आउटपुट स्ट्रिंग की वैल्यू का लेंथ अगर 0 नहीं है, तभी आप उसे आंसर वेक्टर में पुश बैक करो और रिटर्न कर दो। अदरवाइज आप नीचे आ जाओ। मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं। 2 स्ट्रिंग्स इसलिए बनाई हैं ताकि मेरे पास ये 2 बने रहें, मतलब एक बार पिक करना है और एक बार पिक नहीं करना है, और हर बार दोनों ही जो इनपुट लेंथ है उसको एक बार घटाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स बनाए 2 फंक्शंस कॉल के लिए। ये तो फंक्शंस कॉल है ना, दो एरो में गए, दो तरफ गए, 2 ट्री में गए, यानी 2 फंक्शंस कॉल। एक फंक्शन कॉल करना है विथ फर्स्ट कैरेक्टर और एक फंक्शन कॉल करना है विदाउट फर्स्ट कैरेक्टर, और हर बार दोनों में ही एक कैरेक्टर को घटा देना है हमारे इनपुट स्ट्रिंग में से। तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ 2 स्ट्रिंग बनाई हैं, और दोनों में ही मैंने आउटपुट स्ट्रिंग को असाइन कर दिया है। एक स्ट्रिंग में मैं फर्स्ट कैरेक्टर को पुश बैक करता हूँ और दूसरे में कुछ भी नहीं करता, है ना।
एक एक स्ट्रिंग में मैं वैल्यू को पुश बैक करता हूँ और एक में मैं कुछ भी नहीं करता, और हर बार वैल्यू को मैं इरेज कर देता हूँ। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को इनपुट स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को मैं इरेज कर देता हूँ, सो दैट मेरा बेस केस एक ना एक बार रीच होगा ही, क्योंकि बेस केस रीच नहीं होगा तो ये फंक्शन चलता ही चला जाएगा, इन्फाइनाइट बन जाएगा ये। तो हर बार मैं 2 स्ट्रिंग बनाता हूँ, दोनों में ही वैल्यूज़ को आउटपुट जो स्ट्रिंग होने वाली उसको मैं असाइन करता हूँ। एक में मैं फर्स्ट कैरेक्टर करता हूँ और हर बार तो उसको घटाना ही है। उसके बाद 2 फंक्शन कॉल ऐसे वाले, आप समझ रहे होंगे कि कॉल एक जिसमें पहला कैरेक्टर है और एक में नहीं है, जो यहाँ वाला। तो मैं दोनों ही फंक्शन कॉल्स को करता हूँ, मैं दोनों ही फंक्शन को कॉल करता हूँ और एट द एंड में रिटर्न कर देता हूँ। तो ये था हमारा रिकर्सिव सोल्यूशन। ये पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है, जो रिकर्सिव सोल्यूशन मैंने जो अभी दूसरा जो मैंने डिस्कस किया, वो आदित्य वर्मा भैया का एक यूट्यूब चैनल है, मैंने वहाँ से ये रिकर्सिव सीखा है। तो ये सोल्यूशन वहीं से था, पर आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।